बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में आवाज इंडिया टीवी द्वारा प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष गेस्ट है माननीय पूरन मेश्राम साहब, जो कि रजिस्ट्रार रह चुके नागपुर विद्यापीठ के, और आज हम चर्चा करेंगे उनके साथ में अलग अलग विषयों पे, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के संदर्भ के, उनके फिलोसॉफी के, उनके जो उनके राष्ट्र निर्माण के कार्य संदर्भ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय भीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के मद्देनज़र सारे के सारे जो अम्बेडकराइट्स है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो सब ऑनलाइन जयंती मना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पहला ऐसा मौका होगा समूचे विश्व के लिए कि एक महामानव की जयंती डिजिटल स्वरूप में मनाई जा रही है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महामानव को एक सम्मान मिला है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं भारतवर्ष के और तमाम विश्व के अम्बेडकरवादी, समतावादी, विज्ञानवादी और तमाम प्रबुद्ध जनों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं अदा करता हूं। आपने जो सवाल उठाया है कि एक कोरोना विषाणु के वजह से जो पूरे विश्व पे जो मानवता के खिलाफ में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है, उस उपलक्ष्य में इस महामानव की जो जयंती है, ये जयंती जो हर वक्त सार्वजनिक तौर पर, शासकीय तौर पर बड़े पैमाने पे मनाई जाती थी, लेकिन आज केंद्र शासन, राज्य शासन इनके आदेश से और जिसकी आज ज़रूरत है वो देखते हुए पूरे देश में और विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती एक डिजिटल जयंती के रूप में लोग मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो नागरिकों के अधिकार जो दिए हुए हैं, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार था उसमें ये था कि भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसको फैलाए, उसका निर्माण करे और उसका विकास करे। मैं ऐसा समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले ये सारे जो लोग हैं जो डिजिटल जयंती आज मना रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस कोरोना के माहौल में अंधश्रद्धा को न फैलाते हुए डिजिटल के माध्यम से वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरे देश के नागरिक तक पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय राज्य घटना का जो नागरिक का जो कर्तव्य है वो सारे तमाम अम्बेडकरवादी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बेसिक ये दिए हैं मूलभूत अधिकार, उसके साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी दी है। वो ड्यूटीज़ क्या होती है नागरिकों की, कि वो किस तरह से लोगों के साथ, सरकार के साथ में सहयोग करें, विशेषतः ऐसे समय में जब कोरोना का एक पूरा माहौल समूचे देश में है? देखो, जो कर्तव्य और अधिकार जिसका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में किया है, उसके जो महत्वपूर्ण जो अंश है उसका हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि सारे अधिकारों पे यहाँ पर चर्चा हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन उसमें सबसे बेसिक जो मूलभूत कर्तव्य जो नागरिकों का दिया हुआ है वो यह है कि मैं भारतीय संविधान के हर कलम का और हर प्रावधान का पालन करूँगा। ये जो है महत्वपूर्ण जो कलम है वो भारतीय नागरिकों को हक और उनके कर्तव्य के रूप में भारतीय राज्य घटना में दिया हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भारतीय नागरिक का, ये सारे नागरिकों का एक कर्तव्य होता है कि भारतीय राज्य घटना के जो भी कलम है, भारतीय राज्य घटना के जो भी मूल्य है, भारतीय राज्य घटना के जो भी प्रिंसिपल्स है, उसका अमल करना, उसका अंगीकार करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये देश के सारे नागरिकों का कर्तव्य है। तो जब नागरिकों का कर्तव्य जब बनता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग दिल्ली में या महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भारतीय राज्य घटना ने जो चीज़ कही है उसका हम लोग अंगीकार करें। और दूसरा जो कलम उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो मैं प्रचार करूंगा, मैं उसका विकास करूंगा, मैं उनका निर्माण करूंगा। क्रिएट दी साइंटिफिक इन्वायरमेंट इन द कंट्री, ये जो महत्वपूर्ण जो बात है वो उसके अंदर आज दिख रही है। आज कोरोना के वायरस के वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में जो हमारे सामना के संपादक हैं संजय राउत, उन्होंने अपने सामना में लिखा था कि भाई ये कोरोना का वायरस देश में फैल गया और सारे जो भगवान जो है वो सारे मैदान छोड़ के जो है वो चले गए। तो हमारे 33 कोटि भगवान जो हमारे संरक्षक के रूप में इस देश में खड़े थे, आज इस
संकट के स्थिति में वो सारे कहाँ गए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल आज आप हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो इसलिए फिर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ झुकते हैं, फिर हम भगवान गौतम बुद्ध के विचारों की तरफ झुकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आप विज्ञानवादी बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि साइंटिफिक इन्वायरमेंट का क्रिएशन करो। आज कोरोना का जो मुकाबला आज हमको देश में जो करना है वो इसी माध्यम से करना है, विज्ञान के माध्यम से। आज देश के प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया कि मैं युवाओं को मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप जो है कोरोना के लस का निर्माण करें। तो इस संकट से अगर आपको लड़ना है तो विज्ञान ही जो है, साइंस ही जो है जो हमको उनके खिलाफ में लड़ने की ताकत दे सकता है, सामर्थ्य दे सकता है। बिल्कुल, और यही बाबा साहब चाहते थे, ये भगवान गौतम बुद्ध चाहते थे। बिल्कुल सर ने जैसा कहा कि साइंटिफिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। इसी के माध्यम से हम लड़ सकते हैं, ना किसी भगवान से या धर्म से या ईश्वर के साथ हम लड़ सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। सर मैं अभी सोशल मीडिया पे एक मैसेज देख रहा था कि जिस तरह से कुछ शब्द प्रचलित हो गए कोरोना के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, एक मैसेज काफ़ी अच्छा लगा। उसने लिखा था कि हज़ारों साल तक हमने इस देश में सोशल डिस्टेंसिंग का मुकाबला किया, हम लोग क्वारंटाइन में रखे गए, आइसोलेशन में रखे गए, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो है हमारा लॉकडाउन को ख़त्म किया। आज की स्थिति में ये बात पूरे देश में, विश्व में एक हो गई है कि समूचे विश्व को आज क्वारंटाइन होना पड़ा है। आपको क्या लगता है वो संदर्भ जो कास्टिज्म का था और आज का संदर्भ? यस, वो जो संदर्भ है और वो जो मैसेज जो सोशल मीडिया पे आया हुआ है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये बात तो सच है कि आज जो है वो विश्व में एक कोरोना नाम का विषाणु तैयार हुआ है और जिसके वजह से हम समझते हैं कि पूरे मानव जाति पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। लेकिन हमारे देश में 5000 सालों से जातिवाद, धर्मवाद, अस्पृश्यता, विषमता, अमानवतावाद, इसका जो विषाणु है वो 5000 सालों से देश में विषाणु था। और ये जो विषाणु है ये मानवता के खिलाफ में था, यानी कुछ मानव वर्ग को, आज तो कोरोना के विषाणु से समस्त मानव जाति की जान खतरे में आई हुई है, लेकिन ये विषाणु ने कुछ मानव वर्ग को हजारों साल से गुलाम बनाया था। इस विषाणु को ख़त्म करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और उसके लिए उनके पास भी इंजेक्शन था। उन्होंने भारतीय संविधान, बौद्ध धर्म का विचार, ये सारा इंजेक्शन उनके पास था जिसका वापर किया। और जो मनुस्मृति ने ये जो विषाणु का जो वायरस इस देश में किया है, इस वायरस के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई ली। और इसलिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो लोग इस वायरस के वजह से आदमी होके भी जानवरों से निपटकर रहते थे, वो सारे लोगों को इंसानियत की शिक्षा और दीक्षा देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसलिए समाज व्यवस्था के साथ और समस्त मानव जाति के साथ जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक जो विषाणु इस देश में थे, उसके खिलाफ में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लड़ाई लड़ी। और वो भारतीय संविधान के रूप में और बौद्ध विचारों के रूप में ये सारे जो कोरोना से भी ज़्यादा विषाणु से ग्रस्त हुए जो एक बहुत बड़ा समाज था, उस समाज को एक मानवता का हक दिलाया, उन्हें आज़ादी दिलाई। दूसरा जो क्वारंटाइन का जो विषय हम लोग कहते हैं कि कहीं साहित्य में लिखा हुआ कि एक समाज जो था जो हजारों साल गांव कुसा बाहर रहा जलावण बनतो, तो ये गांव कुसा बाहर रहने की जो कंसेप्ट, ये जो समीकरण है या ये जो कंसेप्ट रखी जाती है, संकल्पना रखी गई है कि एक समाज को आपने हजारों साल से गांव के बाहर रखा। एक गांव के बाहर रखना इसका मतलब है कि क्वारंटाइन है ये, एक सोशल क्वारंटाइन है। कुछ लोगों को आपने हजारों साल से गांव के बाहर ही नहीं, हजारों साल तक जंगल में ही रखा, जंगल में, उसमें शहर के अंदर आने नहीं दिया। वो एक प्रकार का सोशल क्वारंटाइन ही था। शिक्षा नहीं दी, शिक्षा नहीं थी, दीक्षा नहीं थी, सार्वजनिक स्थल पे आने का प्रवेश नहीं था, सार्वजनिक पानी पीने का उनको हक नहीं था, पढ़ने का हक नहीं था। तो ये सारे लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेटेड क्वारंटाइन करके रखा था तुम्हारे यहाँ के सिस्टम ने। इस क्वारंटाइन के खिलाफ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी है। तो जब हम इस क्वारंटाइन की संदर्भ की बात करते हैं तो हमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो क्वारंटाइन इस देश के समाज व्यवस्था ने कुछ लोगों को करके रखा है, उसके बारे में भी आज के दिन में सोचना पड़ेगा। वो लोगों को आपके आंखों के सामने लाना पड़ेगा। आज हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस, ये क्या है? दिस इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी। अरे भाई, आज सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस रखो,
लेकिन एक वक्त ये था कि ये देश का बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा था कि एक वर्ग ऐसा था कि उससे तो यहाँ के समाज व्यवस्था ने और धर्म व्यवस्था ने कहा कि इनसे सोशल डिस्टेंस रखो। इट्स कॉल्ड अनटचेबिलिटी। तो ये जो सोशल डिस्टेंस की जो बात है, तो हम अम्बेडकरवादी तमाम जो लोग हैं ये सारे सोशल डिस्टेंस के खिलाफ में 5000 सालों से लड़ते आए। फिर वो भगवान गौतम बुद्ध, राजश्री शाहू महाराज, अपने महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने सारे इन अनटचेबिलिटी के खिलाफ में और ये सोशल डिस्टेंस के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। तो ये बात जो है सोशल डिस्टेंस की, आज इन सब लोगों को इस बात का महसूस होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस ये दिल को कितना छूता है। एग्जैक्टली कि आज हमको लोग कह रहे हैं कि आज तुम लोगों से हाथ मत मिलाओ। आज 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 माँ को कह रहे हैं कि आप बच्चे से मत मिलो, बच्चे को कह रहे हैं कि आप पिताजी से मत मिलो, मिलते वक्त भी आप उनसे डिस्टेंस रखो, दोस्तों से मत मिलाओ, हाथ मत मिलाओ। तो ये भाईचारा कहाँ से बढ़ेगा, बंधुभाव कहाँ से बढ़ेगा? एक वक्त आप ये कह रहे हैं और एक वक्त जो था वो सख्ती से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग आपने दिखा हुआ है। तो मुझे आज लग रहा है कि मेरे तमाम सारे लोग भारतवर्ष के और विश्व के उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि कुछ वर्ग को हमने हजारों साल तक अनटचेबिलिटी नाम के ऊपर जो सोशल डिस्टेंस में रखा हुआ, उनके दिल पे क्या बीती होगी, उन पीढ़ियों पर क्या बीती होगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने देश की राज्य घटना लिखी थी, उन्हें भी इस समाज व्यवस्था ने अनटचेबल रखा हुआ था, उस आदमी पे क्या बीती होगी। ये विचार आज के दिन में तमाम भारतीय जो लोग हैं उन लोगों ने इसका विचार करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। ये बात आपने सही कही, लेकिन आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी जब एक सारा पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, एक खबर ऐसी भी आई है, मैं दो खबरों की तरफ आपका रुख करूंगा। एक खबर कुशीनगर से ऐसी आई है कि वहाँ पे जो क्वारंटाइन लोग हैं उन लोगों ने दलितों के हाथ का खाना खाने से इनकार किया। ये एक खबर है। बाद में वहाँ के सांसद वहाँ पर गए, उन्होंने खुद दलितों के हाथ का खाना खाया और जिन्होंने खाना खाने से इनकार किया उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। दूसरी खबर यह है भिलवाड़ा की जो एसडीएम है टीना डाबी। आप जानते हो कि टीना डाबी आईएएस टॉपर रही है, शी बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। और वहाँ के जो भिलवाड़ा के सारे जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हो या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, सारे के सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के हैं। तो ये भिलवाड़ा में 19 मार्च को ही पहला केस आया था कोरोना का, और उन्होंने तभी से लॉकडाउन किया। और आज आलम यह है कि कोरोना का संक्रमण रोकने में सबसे अच्छा काम अगर किसने किया है तो भिलवाड़ा मॉडल ने किया है। तो पूरी दुनिया में, देश में तारीफ हो रही है कि टीना डाबी के नेतृत्व में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं शेड्यूल कास्ट के, चाहे मीना समाज के हो, चाहे अन्य ट्राइब्स के हो, ओबीसी के हो, इनका काफ़ी तारीफ हो रही है कि इन लोगों ने जो है वहाँ पे कोरोना का संक्रमण रोका और आज कोरोना फ्री हो गया है वो शहर। तो ये जिस तरह का मेरिट हमने साबित किया है इस संदर्भ में भी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लोग आज बिहेव करते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो भाई, ये कोरोना के विषाणु, ये जो महामारी हुई है और ये जो बहुत बड़ा युद्ध पूरे विश्व में छेड़ा गया है, मैं भारतवर्ष के बारे में एक कहूँगा जिसका उदाहरण आप लोगों ने दिया है कि हम आज देखते हैं कि जो सार्वजनिक आरोग्य विभाग है, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सारे केंद्रों में वो जो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सेस हैं, वो जो स्टाफ हैं, आप वो देख लीजिए, वो कौन थे तबके का, कौन थे तबके? बहुजन समाज के लोग हैं सारे, आपको दिखेंगे बहुजन समाज के लोग। क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो करोड़ों रुपए का लोन निकाल के खुद की क्लिनिक खड़ी कर सके, खुद के हॉस्पिटल खड़े कर सके। वो बेचारे गरीब लोग जो है, जो खुद के हॉस्पिटल नहीं खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि हमारी जो मेरिट है या हमारी जो सेवाएं है या हमारी जो गुणवत्ता है, हम गरीब लोगों को या हम लोग जो दलित लोग हैं, जो ग्रामीण विभाग के लोग हैं, उन्हें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसलिए वो जो लोग हैं वो वैद्यकीय सेवा में उन लोगों ने सेवाएं अपनी ज्वाइन की। और आज सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए मैं कोई डॉक्टर जो भी हो गया, नर्सेज हो गए, उनका मैं कोई सामाजिक विभक्तिकरण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज सारी जो सर्विसेज ये जो प्रोवाइड जो कर रहे हैं वो थोड़ा कौन कर रहे हैं? आप देखिए गढ़चिरौली के अंदर हॉस्पिटल है, जो ग्रामीण विभाग में जो हॉस्पिटल है, वहाँ थोड़ा आप स्टैटिस्टिक निकालिए, गवर्नमेंट से मंगाइए, वहाँ देखिए डॉक्टर्स कौन है, वहाँ नर्सेज कौन है, वहाँ स्टाफ कौन है, आपको ध्यान में आएगा। तो अपने जान के ऊपर खेल कर लोग इस वायरस के खिलाफ में मानवता के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखो कि ये अपनी सारी गुणवत्ता, सारा टैलेंट और सर्विसेज जो है, ये ऐसे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं
दूसरी बात है कि कोरोना का जिसका उल्लेख आपने किया हुआ है, ये कोरोना जो है ये वीआईपी डिसीज है। ये फ्लाइट से आया हुआ है, राइट, डायरेक्ट डायरेक्ट, चाइना से फ्लाइट से बैठ के आया, ये ब्रिटेन से आया, ये अमेरिका से आया। ये गरीबों की उत्पत्ति नहीं है। नहीं है, फिर भी गरीबों को हजारों मील चलना पड़ा। तुमने नोटाबंदी के नाम के ऊपर कुछ जो ब्लैक मनी वाले जो लोग हैं उनके पास से ब्लैक मनी निकालने के लिए आप लोगों ने वो निर्णय लिया था, लेकिन भुगतना पड़ा इस देश के सर्वसामान्य आदमी को, गरीब आदमी को। और एक कोरोना वायरस जो है वो ये वीआईपी ने लेके आया वहाँ से, फॉरेन से, और लेकिन भुगतना पड़ रहा गरीब लोगों को। कॉमन मैन। आज जो लोग हाथ पे कमाते हैं, जो लोग बीड़ी मजदूर है, जो लोग बांधकाम इमारत पे काम करते हैं, जो कारखाने में काम करते हैं, आज उनके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, आज उनको रहने की व्यवस्था नहीं, आज उनको खाने की व्यवस्था नहीं, उनकी कई फैमिली यूपी बिहार इधर सब तरफ में रहती है। आज ऐसी परिस्थिति, यानी भुगतना है जो पड़ रहा है, जो विषाणु आप लोगों ने प्रदेश से देश में लाए हुए हैं, जिसका जिस वर्ग के साथ कोई संबंध नहीं था, वो आज वो भुगत रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में आज निर्माण हुई है। तो ये सारा देखते हुए, और हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारी सार्वजनिक सुविधाएं जो है, सार्वजनिक आरोग्य की सुविधा, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो देने का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश के सरकार को दिया हुआ है। क्या दिया है कि राइट टू लिव, जगण्याचा हक, जीने का हक जो है वो देश के हर नागरिक को भारतीय राज्य घटना ने दिया हुआ है। जब मुझे जीने का हक दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुझे जिंदा रखने की जिम्मेवारी तो शासन की है। इसलिए इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, आरोग्य सुविधाएं, शिक्षा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार की बन जाती है। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हमने देखा कि आप देश का बजट देख लीजिए। देश के बजट के अंदर आज अमेरिका और बाकी जो पाश्चात्य कंट्रीज़ है 17% के ऊपर सार्वजनिक आरोग्य सुविधा के ऊपर उन्होंने प्रोविजन किया है, लेकिन आज हमारे देश के बजट में 4% के ऊपर हम लोग प्रोवाइड नहीं किया है। तो आप मुझे बताइए, ये सार्वजनिक आरोग्य सुविधा प्रोवाइड करना है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा प्रोवाइड करना हमको है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं प्रोवाइड करना है, यानी गरीबों को सुविधा प्रोवाइड करना है। यानी 80 तबका जो लोक वर्ग है इस लोक संख्या का, वो 80% लोगों को हम जो सार्वजनिक आरोग्य की सुविधा जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के माध्यम से। वो सार्वजनिक तुम्हारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र के माध्यम से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इस प्रकार की आर्थिक सुबत्ता नहीं है कि वो कोई खाजगी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर में जाके अपना कर सके। और एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स छप के आया है कि आज सारे प्रकार की जो आरोग्य सुविधाएं जो है, क्रिटिकल केयर जिसको कहते हैं, वो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 20% जो लोग हैं वो जो है 80% सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 20% सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यानी इस देश का 20% जो नागरिक है वो 80% सुविधा ले रहा है। हाँ, और 80% आदमी जो है वो 20% सुविधा ले रहा है। तो ये असमानता, आज जो लोग कोरोना के वजह से जो मर रहे हैं वो कौन लोग हैं? आज ये डिक्लेयर किया गया है कि भी जिसको कोरोना का टेस्ट करवाना है तो खुद के पैसे से भी टेस्ट करवा सकता है। तो उन्होंने कहा वो किट्स में हर आदमी को 4,500 रुपये उसका प्राइस देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि हमारे देश का कोई गरीब आदमी जिसे उसे लगता है सिस्टम्स है कि भाई मुझे मेरा टेस्ट करवाना है, तो क्या 4,500 रुपये वो देने की उसकी आज ऐपत है? नहीं है। जो 500 रुपये के लिए बैंकों के सामने आज पूरे देश में लाइन लगा रहा है, लाइन लगी है, वो समाज के आदमी, उनको आप भी कहोगे कि 4,500 रुपये दीजिए तो आपका हम लोग टेस्ट करेंगे। तो आप ये सार्वजनिक आरोग्य सुविधाएं हम लोगों को कैसे, इसका मतलब है कि बत्रा विरुद्ध केंद्र शासन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बात सच है कि इस देश के राज्य घटना ने सबको जीने का हक दिया है। जीने का हक दिया इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जानवरों जैसे जीने का हक दिया हुआ है। राइट। जीने का हक दिया इसका मतलब है सम्मान के साथ जीने का हक दिया है। और आज हम देखते हैं कि हमारी सार्वजनिक आरोग्य सुविधाएं जो आज देश में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं कर पाए, ये हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर्स को किट नहीं है, मास्क नहीं है, आज वेंटिलेटर्स जो है मुबलक अवेलेबल नहीं है, आज किट्स अवेलेबल नहीं है,
पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो मुबलक प्रमाण के ऊपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, नर्सेस अवेलेबल नहीं है, स्टाफ्स अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें। और ये जो तीसरा महायुद्ध जो है ये आने वाले कल वेपन से नहीं होना है, ये इससे ये विषाणु का ही महायुद्ध होने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में तुमको कैसे सावध रहना चाहिए? अगर ऐसा आघात देश पे अगर हुआ तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जब WHO ने कहा था कि जनवरी महीने में ही उन्होंने जब कहा था कि भाई ये जो है ये महामारी है और ये पूरे विश्व में फैल सकती है, तो जहाँ हमारी एम्बेसी जो है चाइना में है, वो वहाँ का मैसेज हमारे देश को नहीं दिया होगा उन्होंने कि भाई ये जैसा जो विषाणु है ये सारे विश्व के लिए खतरा है। और भारत जो है वो तो चाइना को लग के चाइना का पड़ोसी देश है, राइट। ये अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, वो इटली का नहीं है, लेकिन भारत तो उसका पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो भी उसका वाला आघात होगा वो भारत पे होगा। तो इसलिए जो प्रिकॉशनरी मेजर हमने जनवरी से लेने थे वो हम लोगों ने क्यों नहीं लिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज उसका टिक्का करने का विषय नहीं है और ये समय भी नहीं है कि हमने किस पे टिक्का करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस देश की पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी मेकर ने लोगों के ज़िंदगी के साथ लोगों को ज़िंदगी बनाने का और उनको जीने का हक देने का उनको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके ऊपर जो जिम्मेवारी दी हुई है, तो आज लोगों को जिंदा रखना उनकी जिम्मेवारी है, बल्कि नहीं कि उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, दिया जलाओ, तो क्या कोरोना के नाम की दिवाली मना रहे हो आप? लोग मर रहे हैं और आप थालियां पीट रहे हो, आप दिए जला के दिवाली मना रहे हो। अरे मेरा कहना है कि बाबा साहब कहते हैं कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि साइंटिफिक इन्वायरमेंट तैयार करो, तो इसके अंदर हम साइंटिफिक इन्वायरमेंट तैयार करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को ये कहना, लोगों को कन्विंस करना, उनके विवेक को जागरूक करना, उनके बुद्धि को जागरूक करना कि भाई हम वो साइंटिफिक ढंग से ये लड़ाई लड़नी है। तो आप कौन सी दिशा में लोगों को ले जा रहे हो? तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर है, आप क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर, इसका बहुत चिंतन और मनन करने का आज का दिन है, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो राष्ट्र निर्माण की बात कही थी, आपके विचार में किस तरह का राष्ट्र निर्माण वो चाहते थे, किस तरह का भारत वो चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर के 3 पहलू पे हम लोगों ने विचार करना चाहिए। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हैव नॉट वर्ग है, वो हैव नॉट वर्ग को हैव वर्ग बनाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी। फिर हैव नॉट वर्ग में कौन है? फिर देश का दलित, ये देश का आदिवासी, ये देश का शेतकरी, ये देश का खेत मजदूर, ये देश का महिला, ये देश का कामगार, ये देश का अल्पसंख्यक, ये सारे हैव नॉट वर्ग में थे। और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब बात को ध्यान में रखते हुए इन सब तमाम वर्गों के लिए इस तरह से प्रोविजन बाबा साहब ने की, ये तमाम हैव नॉट वर्ग है, इनकी जात, वर्ग, धर्म ये न देखते हुए उनके लिए प्रोविजन की। और उनके लिए प्रोविजन करते हुए बाबा साहब के सामने यही था कि हम ये राष्ट्रीय निर्माण के लिए देश को खड़ा कर रहे हैं। तो देश का जो एक पंगु वर्ग है, अगर हमें शरीर को अगर स्वस्थ करना है तो शरीर का अगर एक पाँव है और ये हाथ है, इसको पंगु आप रख दोगे तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। इसलिए अगर इस राष्ट्र को निर्माण करना है तो ये समाज का जो पंगु वर्ग है उसे तुम्हें स्वस्थ करना होगा, उसे तुम्हें आरोग्यमय करना होगा, उसे तुम्हें खड़ा करना होगा। एक ऐतिहासिक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। चर्चिल ने कहा था कि वो तो इसको राष्ट्र और देश मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि ऐसा भू प्रदेश है जहाँ लाखों जातियाँ हैं, जहाँ सैकड़ों धर्म हैं, जहाँ हर 5 मील के बाद लोगों की भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदलती है, और कहीं उनकी परंपराएं हैं, कहीं गॉड है, हाँ, कहीं भगवान है, कई तरह की विविधताएं हैं। ये ऐसी विविधता की जो हम लोग बाद में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे विषमता की स्थिति के अंदर ये जो भू प्रदेश है, वो कहते थे भू प्रदेश है, ये कभी देश नहीं बन सकता, ये कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। ऐसा किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका जवाब दिया। भारतीय राज्य घटना इस देश को अर्पण करने के बाद इस देश के हजारों जातियाँ, सैकड़ों धर्म, सैकड़ों पंथ, सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों रीति रिवाज को एक बंधन में बांधकर एक राष्ट्र को खड़ा किया और चर्चिल के भाकित को झूठा कर दिया और उससे जवाब दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या हजारों विविधता होने के बावजूद भी हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र का निर्माण कर सके। और ये राष्ट्र के निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाबा साहब अम्बेडकर जब मिनिस्टर थे तो 11 पोर्टफोलियो उनके हाथ में थे। तो ये 11 पोर्टफोलियो में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया
उसके ऊपर हम लोग अगर नज़र डालेंगे तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा काम है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निर्मित बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे तो ये सेवा एम्प्लॉयमेंट एक्शन की जो निर्मित है बाबा साहब के ज़माने में हुई। ये हिंदू कोडविल ये बाबा साहब अम्बेडकर की निर्मित है। हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एनर्जी और वाटर सप्लाई के लिए पहली बार देश में जो पॉलिसी इस्टेब्लिश की बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने पहली बार इस देश के मजदूर वर्ग के लिए इंडस्ट्रियल एक्ट, जो वो मजदूर मंत्री थे तब, उसको लाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो फिर महिलाओं के लिए वो जो महिलाओं के लिए रहो, कामगारों के लिए रहो, अल्पसंख्यक के लिए रहो, शेतकरी शेत मजदूर के लिए, ये तमाम लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राष्ट्र को किस तरह से हम लोग निर्माण कर सके, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम लोग नहीं भुला सकते। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जो कंट्रीब्यूशन आज जो राष्ट्र का निर्माण आज हम लोग देखते हैं और बड़े छाती तान के हम लोग लोगों को कहते हैं कि हम इस राष्ट्र को निर्माण किया, इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती लोग मनाते हैं। इसका पीछे का कारण क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर कि ये जो भी मानवता के गुलामगिरी के खिलाफ में जो लोगों ने युद्ध लड़ा है, फिर वो चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे मार्टिन ल्यूथर किंग हो, ये सारे लोग इन्होंने जो मानवता की गुलामगिरी थी, गुलामगिरी के खिलाफ में युद्ध लड़ा। इसलिए ये कोई जाति धर्म के नेता नहीं रहे, ये विश्व के नेता बने। और जब कार्ल मार्क्स, लेनिन, मार्टिन ल्यूथर किंग, माओ, ये जब पूरे मानवता के योद्धा अगर बन सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने भी इस देश के बहुत बड़े वर्ग को मानवता के गुलामगिरी के साथ में खड़ा किया और उनके खिलाफ में लड़के उनको मानवता के हक दिलाए, उन्हें मानवता की शिक्षा दिलाई, मानवता की दीक्षा दिलाई और एक इंसान के रूप में देश में प्रस्तावित किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग अगर देखेंगे तो कोई जात, धर्म, भाषा, पंथ, पक्ष इस परीक्ष न देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को हमने भगवान गौतम बुद्ध को जिस चश्मे से हम लोग देखते हैं, कार्ल मार्क्स को जिस चश्मे से हम लोग देखते हैं, लेनिन को किस चश्मे से हम लोग देखते हैं, वो चश्मे से तुमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर को देखना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर अभी कोई जाति, धर्म, पंथ या कोई पक्ष इसके नेता नहीं रहे, अभी वो समस्त विश्व के नेता है, समस्त मानव जाति के नेता है और समस्त जग विश्व के मानव को खड़ा करने में इंसानियत के हक देने वाले नेता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये भारत रत्न नहीं है, ये विश्व रत्न है। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न नहीं विश्व रत्न है। सर, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि जब मैं कुछ युवाओं से मिलता हूँ तब मैं जानता हूँ कि एक अजब विशेषता जो बच्चे जो मैंने देखे जो हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो उन्हें अभी भी किस तरह का कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फेस नहीं कर पाते, वो वापस आ जाते हैं। कई ऐसे माँ बाप मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस अवस्था में पढ़ाई की। एक इस तरह का उस समय की सिस्टम थी, उस सिस्टम के साथ लड़के वो विदेश गए, अपनी पढ़ाई पूरी की, 18-18 घंटे पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में वो विश्व के नेता बने, ह्यूमन राइट्स पे काम किया, अलग अलग तरीके के आपने जो डायमेंशंस बताए। आप ये युवाओं को संदेश क्या देना चाहोगे, जो विशेषता जो ऐसे युवा है जो आज भी खौफ में जीते हैं? मैं ये सारे युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का आघात संकट तुम पे आएगा तो तुम अपने मूलभूत उद्देश्यों के साथ हटना नहीं। उस वक्त आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा अपने सामने लाने का और ये देखने का, ये आदमी फॉरेन में पदवियाँ प्राप्त करने के लिए और गोलमेज परिषद को अटेंड करने के लिए, दलितों को हक दिलाने के लिए वो गोलमेज परिषद में गया। ये आदमी अपनी पदवियाँ प्राप्त करने के विदेश में गया और उसी वक्त उनके 4 बच्चे जो है वो मर गए। उनकी खुद की पत्नी जो है वो उनका देहांत हो गया। जो आदमी अपने शिक्षा के लिए और समाज के लिए, अपितु राष्ट्र के लिए अपने 4 बच्चों की जान निछावर कर सकता है, अपने पत्नी की जान निछावर कर सकता है, तो फिर तुम और हम क्या है। और फिर हम लोगों ने उस बाबा साहब को अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर अपने दिल में चाहा होता तो वो इस देश का राष्ट्रपति बना होता, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना होता। लेकिन उनके सामने वो लोग थे जो गांव कुछ के बाहर रहते थे, उनके सामने वो लोग थे जिन्होंने हजारों साल से डिस्क्रिमिनेशन देखा था, उनके सामने वो वर्ग था जो हजारों साल से उत्पीड़न उन्होंने देखा हुआ था। उन वर्ग को अपने पाँव पे खड़ा करने का उनका ये था।
तो ये आदमी को आप अपना आदर्श समझो, आदमी को देखो। और फिर भगवान गौतम बुद्ध को देखो, भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया, सारा राजपाट तो छोड़ के दुख के निदान के और दुख के निवारण के लिए घर के बाहर निकले हुए हैं। और फिर हम लोग थोड़ा भी अगर नहीं सहेंगे तो कैसा होगा। और हमें अगर इस देश से मानव को दुख से अगर मुक्ति अगर दिलाना है तो हम लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। और बुद्ध ने जिस तरह से अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी बाजू कर जो लोगों का दर्द दुख जो है वो झोपड़ियों में जाके लोगों से सुना और उसके बाद वो दुख को निवारण करने की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि सारे युवा पीढ़ियाँ है, तुम्हें तकलीफ़ ज़रूर होगी। आज हम नागपुर विश्वविद्यालय के हम रजिस्ट्रार बने, लेकिन मुझे बताने में किसी बात की शर्म महसूस नहीं होती कि मैं नागपुर विश्वविद्यालय में एक डेलीवेजर्स के रूप में लगा हुआ था। सही बात है, आप डेलीवेजर्स में थे। हाँ, और 10वीं जैसा पास हुआ उस वक्त लगा। तो अगर मैंने सोचा कि मेरे पे इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे पे अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं रहता कि मैं नागपुर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बन सकता हूँ। सही बात है। तो मेरे जैसे ऐसे कई लोग समाज में, उन लोगों का आदर्श आप आंखों के सामने रखो कि डॉक्टर सुखदेव थोरात हो, डॉक्टर मुनगेकर हो, ऐसे कई नाम आंखों के सामने आएंगे। IPS है, IAS है, उनकी सारी जिंदगियां देखो। ये लोग ऊपर से नहीं आए हैं, वही जमीन से आए हुए हैं। उनकी सारी जिंदगी की उनकी आप लोग उनका आत्मचरित्र आप देख लो तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि बहुत प्रतिकूल परिस्थिति से आगे बढ़कर ही ये लोगों ने अपना जो मंजिल है वो हासिल की है। तो आप इसको उससे डरो नहीं। आप जो भी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां, उसके सामने लड़ो। और बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग महात्मा गांधी के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? मैं MPSC के एक इंटरव्यू में गया था और मुझे पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैंने कहा था कि प्रवाह के दिशा से तैरने वाला जो आदमी, तैर के जो आदमी मंजिल पकड़ता है उसे गांधी कहते हैं, और प्रवाह के विरुद्ध दिशा से तैर कर जो आदमी मंजिल पकड़ता है उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो हमारी तो सारी जिंदगी प्रवाह के खिलाफ में लड़ने की है। फिर जातिवाद का प्रवाह हो, फिर इस देश के धर्मवाद का प्रवाह हो, इस देश के अनटचेबिलिटी का प्रवाह हो, या डिस्क्रिमिनेशन का प्रवाह हो, इस प्रवाह के खिलाफ में लड़ते लड़ते तुम्हें मंजिल गांठना है। और ये सोचना है कि ये प्रवाह के खिलाफ में जो लड़के मंजिल गांठते हैं वही बाबा साहब का सही आदर्श उनके आंखों के सामने। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आपने हमारे युवाओं को दिया। अब मैं अंतिम पड़ाव पे हूँ। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बहुत सारी विरासतें दी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, बुद्धिज़्म की हो, कई विरासतें हमें सामने दी है। लेकिन आज हम जैसा पॉलिटिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमारे समाज ने विशेषता ये लीडरशिप करने वाला सोसाइटी हम जिसे कहते हैं कि ये समाज लीडरशिप कर सकता है। तो आने वाले समय में जब अब तो कोरोना का संकट है उसके बाद में हम लोगों ने किस तरह से आगे जाना चाहिए और किस तरह से बाबा साहब के मिशन को हम आगे ले जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने रखा हुआ है और इसका विचार जो है वो बड़े पैमानों पे देश में होने की आवश्यकता है। और हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग जो है, विचारवंत लोग हैं, उन्होंने इस मुद्दों को तरफ बहुत चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर चिंतन करने की आज हमें आवश्यकता है। कि आज हम लोग देखते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से हम इस तरह से समर्थ हो गए कि हम इस देश का जो हैव नॉट वर्ग है उसकी हम लोग लीडरशिप कर सके। इसलिए हम लोग सारे दृष्टि से सक्षम हो गए। वो चाहे गुणवत्ता से हो, सारी बात का सोल्यूशन आज हमारे पास में है और हम सब उसकी लीडरशिप के लिए हमको सक्षम हो गए। लेकिन एक तरफ हम लोग इस हैव नॉट वर्ग के लीडरशिप करने के लिए हम लोग सक्षम हो गए और दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल अनटचेबल हो गए। आप इस बात को बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। आज हम सारे मतदार संघ जो देखते हैं हम लोग, जो पूना पैक्ट के बाद जिसका असर आज लोग, बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करने की जो बाबा साहब ने बात नहीं की थी, उसके रिजल्ट आज हमको दिख रहे हैं। क्या रिजल्ट है उसके वाले? उसके रिजल्ट आज हमको दिख रहे हैं कि सारे जो राखीव मतदार संघ है, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, वहाँ पर बौद्ध दलित अनटचेबल किया जाता है, हिंदू दलित को वोट दिया जाता है। तो इसका मतलब बाबा साहब ने कहा था द्वि मतदार पद्धति, तो ये बाबा साहब ने विजुलाइज किया था कि राखीव मतदार संघ के अंदर हम अगर खुले वर्ग के मतदारों के ऊपर हम लोग डिपेंड रहेंगे, हम हमारे प्रतिनिधि को चुन के नहीं ला सकते। आज ये स्थिति तैयार हो गई है कि जिनके पास गुणवत्ता है, जिनके पास मेरिट है, जो लड़ने की जिनकी ताकत है या जो लीडरशिप करने की जिनके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, आज वो लोग राजनीति से अनटचेबल हो गए।
आज वो तुमको लोग उनको चुन के नहीं देते। आज लोग ये कहते हैं कि अरे नहीं ही इज़ अनटचेबल। इनटचेबल ऐसे डायरेक्ट नहीं कहते, Indirect untouchable। ये और इसलिए हम लोग देखते हैं कि विधानसभा लोकसभा में सारा आंकड़ावाड़ी देख लीजिए कौन लोग चुन के आए हुए हैं। एक आधा मतदार संघ हम लोग नागपुर का देखेंगे जहाँ बड़ी संख्या में आप अपन लोग आप सब बौद्ध लोग होने की वजह से कुछ मतदार संघों में 2-4 लोग चुन के आ जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता के आधार के ऊपर, लीडरशिप के आधार के ऊपर कौन लोग चुन के दे रहे, कौन से दलित समाज के लोगों को चुन के दे रहे आप लोकसभा विधानसभा में। तो एक प्रकार की अलग प्रकार की अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्टेंस अभी भी कायम आज है। भारतीय राजनीति में आया हुआ है। इसका गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। और मैं तमाम बुद्धिजीवी और विचारवंतों को ये कहूँगा कि बाबा साहब कहते थे कि हर सवाल की जो चाबी है, हर मर्ज की दवा। हाँ, हर सवालों का जो कुलूप होता है, ताला होता है, उसकी चाबी जो है वो राजनीति है। यस। तो राजनीतिक हक जब तक आप प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये ताला आप खोल नहीं सकते। मैं तमाम बुद्धिजीवी विचारवंत जो लोग हैं, आप लोग इस लाइन पे विचार करने की आवश्यकता है जिसको तुमने अनटचेबल कर दिया है। आज सारे समाज के बुद्धिजीवी, इकोनॉमिस्ट, राजनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ हमारे समाज में हैं, लेकिन लोग इस राजनीति को अनटचेबल कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि जिसको हमने अनटचेबल कर दिया वो भलते जिनको हम लोग गालियाँ देते हैं उनके हाथ में चलेगी। फिर तुम्हारे नेता कौन है? फिर वो सबके मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। नहीं वो सारे जो लोग हैं वो सारे तुम्हारे नेता है और जो जिसको तुम लोग गालियाँ देते हो। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक पॉलिटिकल लीडरशिप को खड़ा करना तो पड़ेगा ही। आप ये सोचोगे कि भाई ये जो पार्टी है ये बहुत गंदी हो गई है, ये नाला रिपब्लिकन पार्टी बोलो या उसको कोई और दूसरे भी नाम दो, अलग अलग पार्टियाँ शुरू हो गई है, ये बहुत गंदी हो गई है, ये भ्रष्ट हो गई है। और ऐसा अगर सोचते होंगे और उसके ऊपर कविताएं बनाते होंगे, लेख लिखते होंगे या उसके ऊपर कादम्बरी लिखते होंगे तो आप बहुत बड़े राइटर बन जाओगे। लेकिन सवाल है कि अगर ये नाली अगर गंदी हुई और उसको क्लीन करना है तो तुम्हें वो नाली में उतरना पड़ेगा, तुम्हें अपने कपड़े खराब करने पड़ेंगे, हाथ में टिका कौड़ा लेना पड़ेगा, ये नाली को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि नाली गंदी करने में तुम्हारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए नाली को क्लीन करो, खुद को गंदा होने की तैयारी रखो, तो ये नाली क्लीन होगी और लीडरशिप अपने हाथ में लो। तो आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने दूसरों के हाथ में जो सौंपा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सारे परिप्रेक्ष्य के अंदर अम्बेडकर पॉलिटिक्स जो है वो इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सही अम्बेडकरवादी है, उन्होंने अनटचेबल न करते हुए इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। एक जो अच्छी लीडरशिप जो है, अच्छे लीडरशिप ने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे ऊपर राजनीति की शुरुआत की थी। हाँ, आप देखते हैं ना, वो इकोनॉमिस्ट भी थे, धर्मशास्त्री भी थे, वो धर्म पंडित भी थे, वो तुम्हारे राजनीतिक शास्त्र भी थे, वो विद्या तुम्हारे विधि के तज्ञ भी थे, लॉयर भी थे, सब थे। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में जब उन्होंने सोचा कि जब तक पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो जो लोगों ने अपने ज़िंदगी में जो इकोनॉमिस्ट रहे, जो ज़िंदगी में समाजशास्त्री रहे वो रहे, जो फिलासॉफर है वो रहे, लेकिन आज तुमको ज़रूरत है इस देश की राजनीति को अपने हाथ में लेने की। और जब तक इस देश का ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये विचारवंत इस ढंग से सोचेगा नहीं, तो मुझे लगता है ये देश की राजनीति जो है वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। कुछ दिन तक लोग ये कहेंगे कि इन्होंने गढ़ बना लिया, वो चलते लगे, लेकिन आज जो गढ़ बनाओगे, आज जो तुम लोग ये तालाब का इसका स्वरूप रहेगा, एक दिन अगर इसको महासागर का रूप आएगा। अरे कांशीराम का उदाहरण देखिए भाई, आप कांशीराम जी ने जब राजनीतिक ताकत को जब खड़ी किया तो उनके पास लोग कौन थे? लोग हंसते थे ना। लेकिन आज हम लोग देखते हैं ना पूरे देश में, आज ठीक है उसके रिजल्ट क्या हुए उसके अलग प्रकार की समीक्षा हो सकती है, लेकिन इस देश में कांशीराम जी ने जो खड़ा किया उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले महाराष्ट्र के सारे जो लोग हैं, क्या हम लोग ये माहौल खड़ा नहीं कर सकते? बिल्कुल ये खड़ा कर सकते। उस ढंग से विचार करने की आवश्यकता है और सभी लोग एक जगह पर आकर, हम जिन्हें गालियाँ देते हैं वो लोग आज के बाद कभी एक होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन हम लोग इस देश के केवल एक वर्ग की पॉलिटिक्स न करते हुए जो हैव नॉट वर्ग की पॉलिटिक्स करने की बात बाबा साहब ने कही थी और रिपब्लिकन पार्टी का सपना देखा था, वो तमाम हैव नॉट वर्ग की लीडरशिप करके पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग खड़ा कीजिए। वो इस देश का कामगार हो, शेतकरी हो, महिलाएं हो, तुम्हारा अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, बहुजन हो, ये सारा हैव नॉट वर्ग है। इनकी लीडरशिप खड़ी करने के लिए
हमारा समाज के जो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो सक्षम हैं। उन लोगों ने ये राजनीति को कि मुर्तविड करना चाहिए, उसे खड़ी करना चाहिए। रिजल्ट उसके वाले 5 साल में नहीं आएंगे, 10 साल में नहीं आएंगे, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ है वो पीढ़ियाँ जो है उससे इस राजनीति में वो सारे लोग आ सकते हैं। आज उनके लोगों के सामने पर्याय नहीं है। आप मुझे बताइए, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं आज वो तो लोग बेचारे जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तो IAS IPS ऑफिसर बन जाते हैं, IIT में NIT में चले जाते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है कहीं फॉरेन वारेन में चले जाते हैं या खाजगी कंपनियों में चले जाते हैं, कोई इंडस्ट्री डाल देते हैं। और आप मुझे बताइए, और इस देश के डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी मेकिंग में तुम्हारा क्या सहभाग नहीं है? तो आज तुम्हारा पार्टिसिपेशन, जो बाबा साहब कहते थे कि हमारा पार्टिसिपेशन जो है उस देश के डिसीजन मेकिंग में चाहिए और देश के पॉलिसी मेकिंग में चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया और पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया में तुम्हारा क्या सहभाग है? आप तो सेवक ही हो, पगार ले रहे हो। हाँ, लेकिन सेवक हो, मालक नहीं हो। मालक नहीं। और बाबा साहब कहते हैं कि तुमको शासन करती जमात बनना है। तो शासन करती जमात बनना है यानी क्या बनना है? तुमको पॉलिसी मेकर बनना है। शासन करती जमात बनना है यानी क्या करना है? डिसीजन मेकर बनना है। तो शासन करती अगर जमात बनना है तो आप केवल ब्यूरोक्रेसी के साथ चिपके रहने से कुछ चलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर की बात जो बाबा साहब ने सोची थी, पार्लियामेंट, उसके बारे में आप लोगों ने सोचना चाहिए। और ये वक्त है सोचने का। आप उसको, उस क्षेत्र को अनटचेबल मत करो, उसके बारे में गंभीरता से सोचो और फिर हैव नॉट वर्ग की लीडरशिप आप अपने हाथ में लो। तो ये युवक जो हमारे समाज का जो है, जो अलग अलग पार्टी में चले जाता है, उसको लगता है कि मेरे को राजनीति करना है, मुझे आमदार बनना है, मुझे खासदार बनना है, मुझे कारपोरेटर बनना है, लेकिन आज उसके सामने कोई पार्टी नहीं है, आज उसके सामने कोई पर्याय नहीं है, उसके सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप अल्टरनेटिव खड़ा करो, उसके पास टैलेंट है तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। और मुझे लगता कि ये सारी जिम्मेवारी जो है हमारे सारे बुद्धिजीवी समाज की है, उन लोगों ने ये अल्टरनेट को, पर्याय को खड़ा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही पुरंदेश्वरम साहब ने कि हमारे देश के राजनीति को बदलने की आवश्यकता है। और इस राजनीति को बदलने के लिए जो है, जो अम्बेडकराइट क्लास है, अम्बेडकराइट मास है, उन्होंने सामने आना चाहिए, विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग ने सामने आना चाहिए। और इस राजनीति को बदलने की ज़रूरत है। इस देश के डिसीजन मेकिंग में, इस देश के पॉलिसी मेकिंग में हम लोगों ने आने की आवश्यकता है। ये बात सर ने कही और काफ़ी अच्छी बातें जो है आज सर के साथ डिस्कशन में सामने आई है। मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि आपने सारा डिस्कशन सुना होगा और इसका बिल्कुल आपने लाभ उठाया होगा और आप लोग इसी दिशा में काम करेंगे। आवाज़ इंडिया टीवी पर सर आप हमारे साथ में आए, लाइव डिस्कशन में आए और बाबा साहब के 129वीं जयंती के मौके पर आपने लोगों को संबोधित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।